Hello students, welcome once again to the world of science and physics. Hope you all are doing great at home and it's time to start the new session. Last session में हमने रिफ्लेक्शन वाला मेन पार्ट कवर कर लिया है. साइन कन्वेंशंस के साथ हमने डील करना सीखा था. वन ऑफ द क्रूशियल पार्ट, वन ऑफ द टेक्निकल पार्ट कि आपको साइन कन्वेंशन की नीड पता लगी, साइन कन्वेंशन किस तरह से करते हैं वो पता लगा और आपके दिमाग में बैठ गया होगा. आपको कहा था कि सिर्फ 6 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और 6 में से भी 5 ही बच जाती हैं. क्यों? क्योंकि एक के अंदर दोनों आ जाती हैं ना. आप याद करो तो 2 चीज़ें जो फिक्स हैं, यू का साइन हमेशा नेगेटिव, एच का साइन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो हमेशा पॉजिटिव. ठीक है, एफ और आर, इसके लिए आपको एक ट्रिक याद करवाई थी. कन्वेक्स तो प्लस और कनकेव तो माइनस. तो कन्वेक्स के लिए प्लस, तो 3 चीज़ें तो ये हो गई. अब ये बची ये वाली 2 चीज़ें. ठीक है, तो इन 2 चीज़ों के अंदर से जो ऑब्जेक्ट का साइज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कनकेव के अंदर, क्योंकि उसमें अलग अलग ऑप्शन है, तो पहले 5 केस में क्या रहता है, नेगेटिव, एक केस में पॉजिटिव. हाइट पहले 5 केस में नेगेटिव, बाद में पॉजिटिव. और कन्वेक्स में ये दोनों फिक्स है क्योंकि दोनों ही वर्चुअल, दोनों ही इरेक्ट, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस. देखो अब अपने को कितनी देर लगी, जस्ट सिंपली कुछ एक सेकेंड्स लगे, कुछ टाइम लगा सिर्फ, और पिछली पूरी वीडियो इसी चीज़ पे है. तो दिस इज़ द एबिलिटी, दिस इज़ द मेंटल एबिलिटी कि हमें पहले 30 मिनट अगर हमने लगा करके कोई टॉपिक बहुत अच्छे से समझ लिया तो हमें उसको ग्रास्प करने में, उसको दोबारा रिकॉल करने में सिर्फ 30 सेकेंड्स ही लगेंगे या उससे भी कम. ठीक है, सिमिलर फैशन पे कुछ और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं. तो अब हम क्लियर कर सकते हैं हमारा एक कॉन्सेप्ट जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि एक कंपटीशन स्टार्ट कराया था, रियल इमेज वर्सेस वर्चुअल इमेज. अगर रियल इमेज वर्सेस वर्चुअल इमेज आपको डिफरेंशिएट करना हो तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, कुछ एक पॉइंट्स आप लिख सकते हो यहाँ पे. अभी फिलहाल लेंस वाला एक पॉइंट अभी रह जाएगा, वो अपने बाद में ऐड करेंगे एज सुन एज वी फिनिश द रिफ्रैक्शन पार्ट. लो जी, रियल के अंदर आप क्या कह सकते हो कि दिस इमेज इज फॉर्म्ड बाय, मैं बोल रहा हूं उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लाइंस ऐड करता रहूँगा ऐसे कि रियल के अंदर आप लिख सकते हो कि दिस इमेज इज फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज. जब रिफ्लेक्टेड रेज सच में कटती हैं तो रियल बनती है, और जब उनको बैक ट्रेस करके कटवाना पड़ता है, जब वो अपीयर होती हैं कटती हुई, तब वर्चुअल बनती है. तो यहाँ पे आप लिखोगे दीज आर फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज. और यहाँ पे क्या लिखोगे, when reflected rays appears to intersect, करती नहीं है, it appears to intersect, then we get virtual image. क्लियर? और फिर उसके बाद अगर आप कहो तो आप ये कह सकते हो कि रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड. देखा था आपने, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड. एंड वर्चुअल में क्या पॉइंट ऐड कर सकते हो कि वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट. बहुत ही सिंपल. और क्या ऐड कर सकते हैं आपने, और ये ऐड कर सकते हैं आपने अगर ध्यान दिया हो तो हम मिरर को इस तरह से रख रहे थे, इस तरह से, है ना. और देखो वर्चुअल इमेज यहाँ बनती थी राइट साइड में बिहाइंड द मिरर. इसके अंदर भी पहले 5 केसेस के अंदर इधर बन रही है और फिर 6th केस में इधर बन रही है. तो आप यहाँ से ये भी आइडिया लगा रहे हो क्या कि जो रियल इमेज है ये मिरर के सामने बनती है और वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे बनती है. तो हम यहाँ पे अभी 3rd पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं. क्या ऐड कर सकते हैं कि रियल इमेजेस या फिर दीज इमेजेस आर फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने बनती है जी. और ये वाली ये सामने नहीं बनती, ये कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर, पीछे बनती है, बिहाइंड द मिरर. लो अच्छा, अभी इसके अंदर एक और पॉइंट ऐड किया जा सकता है, वो अपने लेंस के अकॉर्डिंग बताएंगे. लेंस के अंदर ये जो रियल इमेज है वो लेंस के राइट साइड में बनेगी और ये जो है लेंस के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर बनेगी, बट वो अपने लेंस के अंदर ऐड करेंगे. फिलहाल हमें ये 3 पॉइंट ऐड करने थे, हमने कर लिया. ठीक है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया. अभी एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट करेंगे, बस आज रिफ्लेक्शन वाले पार्ट की विदाई है, लास्ट है. ये डिफरेंस हमने बड़ी जल्दी कर लिया, बहुत आसानी से कर लिया, हमें बहुत बढ़िया समझ में आया. आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज मिरर फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला. लो जी, क्या है मिरर फॉर्मूला, क्या होता है मिरर फॉर्मूला? इसके लिए आपको बस एक शॉर्ट नेम याद रखना है. आपको याद रखना है वुफ. ठीक है, वुफ वुफ, एक या 2 बार ही बोलो और फॉर्मूला याद हो गया.
ठीक है। कोई पब्लिक बैठी हो आसपास, ज़्यादा लोग बैठे हो जिनको आपके इस टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं है, तो वहाँ पे आप वो ना करें, बस कुछ अलग पर्सन से एसोसिएट कर सकते हैं हमें, है ना। तो वैसे आप इसको याद रखो, जस्ट आपको एक बार ही वुफ कहना है, तो एक बार ही आपका मिरर फॉर्मूला खत्म, याद रह जाएगा हमेशा के लिए। और एक बार ही दोबारा वुफ बोलेंगे इस चैप्टर में, तब अपने कर लेंगे लेंस फॉर्मूला। और वन मोर थिंग कि आपने जितना टाइम यहाँ पे रिफ्लेक्शन में लगाया है इन स्फेरिकल मिरर्स के अंदर, वो सारा का सारा टाइम मिरर के अंदर तो यूटिलाइज हुआ ही है, वो सारे टॉपिक तो हमारे क्लियर हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है जब अपने लेंसेज लेकर के आएंगे, वहाँ पे भी कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, ये सब आएगा। तो सेम मैं तब जब वो वीडियो शूट करूँगा, वो वीडियो अपलोड करूँगा आपके लिए, तब उसके अंदर यही चीज़ें कहा करूँगा कि देखो जैसे वहाँ किया था ना, वैसे ही यहाँ भी हो रहा है, जैसे वहाँ किया था ना, देखो वहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये आपको हेल्प करने वाली हैं आगे। और 12th में तो करने वाली, हमको बताया कि 10th का जो काम है वो 12th में काम आएगा ही आएगा। ओके, मूविंग अहेड कि जो मिरर फॉर्मूला है वो होता क्या है, वुफ वगैरह तो आपने बता दिया है क्या। एक ही फॉर्मूला है, इट इज़ 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर एग्जाम में आ जाए कि राइट मिरर फॉर्मूला, तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखोगे, डायरेक्टली ही इक्वेशन तो नहीं लिखोगे, आपको लिखना पड़ेगा कि मिरर फॉर्मूला होता क्या। अगर ये पूछ ले आपसे तो स्टेटमेंट ही लिखनी पड़ेगी। तो मिरर फॉर्मूला इज दिस, बट इन स्टेटमेंट तो आप कहो कि मिरर फॉर्मूला v, u और f को रिलेट करता है। और ज़्यादा अच्छे से कहूँ तो मैं कह सकता हूँ इट इज़ अ फॉर्मूला दैट रिलेट्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f फॉर स्फेरिकल मिरर। ठीक है, जो अपने सोच रहे थे वही लिखा, बट थोड़े प्रॉपर लैंग्वेज में कि इट रिलेट्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के लिए ये लगता है। क्लियर? हमारे इस चैप्टर का सेकंड फॉर्मूला आया है सिर्फ ये। अगर आप इसको भी एक काउंट करो तो थर्ड आया होगा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये सीखा अपन ने। एक ये सीखा था कि f इज इक्वल टू r/2, और अब ये सीख लिया 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये अपन ने सीख लिया। अब ये यूज़ कहाँ होगा, इन तीनों में से कोई भी दो क्वांटिटी दे रखी होंगी और थर्ड क्वांटिटी आपको पता करनी होगी। अब सिमिलर टू दैट ये फॉर्मूला तो हमारे पास काम में आएगा ही, इनमें से कोई भी एक क्वांटिटी अननोन होगी, बाकी दो क्वांटिटी नोन होगी, हमें इसका आंसर निकालना होगा। अच्छा, इस फॉर्मूले में मैं एक और चीज़ ऐड कर सकता हूँ, वैसे इतना ही होता है ये। आपको ये पता है कि f जो है वो r/2 होता है। क्या 1/f को मैं 2/r लिख दूँ? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लिख सकते हैं। इट मीन्स अब यहाँ पे r भी आ गया पिक्चर में। अगर आपको v और u दे रखा हो, आप डायरेक्टली r भी निकाल सकते हो। एक तरीका तो ये कहता है कि आप पहले f निकालो फिर r निकालो, आप डायरेक्टली r भी निकाल सकते हो। क्लियर? सो धीरे धीरे बहुत सारी मॉडिफिकेशन ला सकते हैं अपने इस फॉर्मूला के अंदर, जैसे जैसे अपने और स्किल्ड होते जाएंगे तो और बेटर तरीके से हम इस फॉर्मूले को विजुअलाइज कर सकेंगे। एंड सिमिलरली एक और फॉर्मूला है जो हमें देखना है, दैट इज मैग्नीफिकेशन। क्या कहते हैं उसको? मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन का क्या मतलब? मैग्नीफिकेशन मतलब कि हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट जितना रखते हैं, इमेज उस साइज जितनी भी आ सकती है, उससे बड़ी भी आ सकती है, उससे छोटी भी आ सकती है। तो कितनी बड़ी हो रही है या कितनी छोटी हो रही है, उसको कहते हैं मैग्नीफिकेशन। क्लियर? मतलब कि अगर मैं सिंपल डेफिनेशन की बात करूं तो ये आपको क्या बताएगा? ये आपको बताएगा एक्सटेंट ऑफ मैग्नीफिकेशन या फिर डिमिनिशन, कि इमेज जो है वो कितनी बढ़ रही है या कितनी छोटी हो रही है। और अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो उसके लिए आप वेट करो, मैं इसका एक्सप्रेशन लिखता हूँ, आपको उसमें से समझ में आ जाएगा। मैग्नीफिकेशन के लिए अपन यूज़ करते हैं सिंबल छोटा m, बड़ा m नहीं, छोटा m। और ये क्या होता है? इट इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमें कुछ पता चला। अब इसको आप ये लिख सकते हो, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज को मैंने आपको कहा था या तो आप h' लिखो या आप hi लिखो। तो मैं दोनों लिख देता हूँ, h' अपॉन h ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर hi अपॉन h o ये भी लिख सकते हो।
क्लियर, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। अगर मैं सिर्फ एक लूँ तो फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो में मैं h-h ये कंसीडर कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, दीज आर जस्ट सिंबल्स। जब आप न्यूमेरिकल करने लगोगे तो ना तो ये h- रहेगा ना ही h रहेगा, आपको दोनों की जगह वैल्यू रखनी पड़ेगी, है ना, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो एक ही फॉर्मूला है, क्लियर। सो एक फॉर्मूला और ऐड हो गया हमारे लिस्ट में, दैट इज m इज इक्वल टू h'/h। तो पहले ये जो हमारे पास फॉर्मूले हैं ना, इन फॉर्मूले को हम कलेक्ट कर लेते हैं। ये ढेर सारे फॉर्मूले आ गए, फिर अपने एक एक करके न्यूमेरिकल करना भी स्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे कैसे करते हैं। अब ऑन द सेम बेसिस एक ये जो है, अच्छा इससे डेफिनेशन चाहिए थी अपने को, तो अपने क्या कह सकते हैं, एक डेफिनेशन तो ये बताई कॉन्सेप्चुअली, दूसरी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या कहलाएगी कि मैग्निफिकेशन इज द रेशो, क्या है ये, रेशो है, इज द रेशो ऑफ, किसका रेशो है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन इज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आप कह सकते हो। अब इससे आपको डेफिनेशन भी याद रह जाएगी, इससे आपको फॉर्मूला भी याद रह जाएगा, ठीक है। और अगर आपको फॉर्मूला आता है तो डेफिनेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन आता है तो फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। एक काम से दो काम हो गए। लो थोड़ा सा और आगे देखें तो हमने ये देखा कि m इज इक्वल टू h'/h होता है, और एक और चीज़ आपको डायरेक्टली मिल रही है गिवन, जैसे ये है, ये रूल कहाँ से आया, इसका कोई प्रूफ है क्या कि ये रूल कहाँ से आया। वैसे हम जल्दी से मांगते नहीं है रूल का प्रूफ, बट अगर आपका दिमाग ऐसा कुछ इस डायरेक्शन में जाए कि सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, किस तरह से आया, तो इसका रीज़न अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 2 ईयर्स का। आपकी CBSE के अंदर 12th फिजिक्स क्लास के अंदर इसका डेरिवेशन आएगा कि फॉर्मूला कैसे बनता है। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी आएगा F = R/2, और अभी मैं जो करूँगा उसका भी आएगा। एक और फॉर्मूला है जो कि आपको डायरेक्टली बताया है, ये तो आपको कॉन्सेप्चुअली समझा दिया गया ना। एक और फॉर्मूला क्या लिखा हो बुक में डायरेक्टली लिखा है कि मैग्नीफिकेशन या तो ऐसे फाइंड कर लो, या फिर आपको एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, -v/u। बुक कह रही है, मैं नहीं कह रहा, बुक कह रही है कि मैं एक और फॉर्मूला बता रही हूँ आपको, आप या तो मैग्नीफिकेशन ऐसे निकाल लो या आप ऐसे निकाल लो, -v/u। इट मीन्स इनको मैं कलेक्ट करके लिख सकता हूँ कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूले जो है वो दो हैं, एक है h'/h और एक है -v/u, ठीक है। मैं अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे -v/u, एक ये भी बन गया, क्लियर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो है हमें दिक्कत होती तब जब हमसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता कि भाई ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो हमें ऐसा कुछ तो ध्यान देना नहीं है, हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि ये फॉर्मूला है, अब इसे हमें लगाना आता है या नहीं लगाना आता, दैट इज़ व्हाट जहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्लियर। और वो नहीं होगी, हम करते हैं सेशन को एंड, तब पता चलेगा कि क्या सिचुएशन बनती है लास्ट में। टू एंड अप द फॉर्मूला डिस्कशन, मैं एक बार दोबारा बता दूं आपको, ये फॉर्मूला हमारे पास था, ये भी था, ये आपको एक वो मिरर फॉर्मूला मिला जिसमें 1/v + 1/u = 1/f आपको पता चला, क्लियर। और एक आपको मैग्नीफिकेशन पता चला, मैग्नीफिकेशन या तो h'/h इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट निकाल लो या -v/u निकाल लो। ये भी इमेज ही है और ये भी ऑब्जेक्ट होता है, ये इमेज की हाइट होती है, ये इमेज का डिस्टेंस होता है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट होती है और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, क्लियर, ओके। और सिर्फ एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, जब भी आप लाइट वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल करोगे आपको क्वांटिटी के साथ साइन जरूर लगाना है। ये नई चीज़ आ गई वो आपके लिए, जैसे आपको कहा था रे डायग्राम बनाते वक्त एरो लगाना है, कहा था ना कि रे डायग्राम बनाते वक्त एरो लगाना जरूरी है, वैसे ही जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तब आपको उसके साथ साथ में साइन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्लियर। अगर आपने साइन नहीं लगाया, साइन मिस कर दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे और न्यूमेरिकल पूरा गलत हो जाएगा। ऑब्वियसली जब न्यूमेरिकल गलत हो गया तो मार्क्स मिलेंगे कहाँ से, कटेंगे ही ना। सो इट्स टाइम टू डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स। जो हमने फॉर्मूला पे मेहनत करी है, देखते हैं, चेक करते हैं कि वो मेहनत कहाँ काम आएगी अपनी। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिख दिए वापस है तीनों, एक F = R/2, एक 1/v 1/u = 1/f, यानी कि वो फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। एंड द थर्ड वन इज मैग्निफिकेशन, m = h'/h which is equal to -v/u, ठीक है। सो आई हैव अ बुक, इसमें कुछ एक क्वेश्चन लिखे, देखते हैं, इनको चेक करते हैं हम कि हम इनको कर पाते हैं या नहीं। लिखता है कि फाइंड द
बिल्कुल इजी से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। सुना आपने? और आप ये देखो कि क्वेश्चन करने का तरीका देखो, इसी तरीके से आपने करना है। गिवन, आपको जो भी चीज़ दे रखी है आपने गिवन लगा करके करना है। लाइक आपको क्या दे रखा है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता करना है, मतलब कैपिटल R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। टारगेट भी तो दिया हुआ है, ये भी गिवन में ही आएगा। फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। इन दोनों पे आपका ध्यान चला जाएगा, बट आपको अब से इस चीज पे भी ध्यान देना है कि आपको दिया क्या है। आपको कहा कन्वेक्स मिरर, तो आपको ये गिवन के ब्रैकेट में हमेशा लिखना है कि कौन सा मिरर है। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है, इस चीज को भूलना नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर है। और मैंने आपको कहा था कि आपको जब भी कोई क्वांटिटी दी जाए, कहा था नहीं, कहा है और कह रहा हूं, कहता भी रहूंगा, इसको आप ध्यान रखो कि जब भी आप ये लाइट वाले न्यूमेरिकल्स करो या ऑप्टिक्स ब्रांच है ना ये, तो ऑप्टिक्स के जब भी न्यूमेरिकल्स करोगे तो गिवन क्वांटिटी के साथ साइन लगाना पड़ेगा। लाइक मैंने यहाँ पे देखो थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है। किस लिए छोड़ रखी है? क्योंकि मैं यहाँ पे साइन लगाऊंगा। आपको पता है ना, प्लस माइनस हमने साइन डिस्कस किए थे, तो वो साइन लगाना पड़ेगा, फिर अपने फॉर्मूला लगाएंगे और फिर हमारा आंसर सही आएगा। क्लियर? तो देखो कन्वेक्स, आपको साइन किसके लगाना है? फोकल लेंथ के लगाना है। अब फोकल लेंथ कन्वेक्स के अंदर कैसी होती है? प्लस। याद करवाया था आपको, कन्वेक्स में प्लस। धीरे धीरे, अभी हो सकता है शायद आपको थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लगे कि भाई क्यों साइन लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं। धीरे धीरे आपको हैबिट बन जाएगी। सो टेंशन बिल्कुल लेनी, कीप अ गुड स्माइल एंड ग्रैस्प करना सीखो कि हाँ ऐसा करना है। ओके, ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका। क्वेश्चन तो हमने लिखा ही नहीं, हाँ यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। अब आपने जब अपनी तैयारी पूरी कर ली, अब आप किसके बारे में सोचोगे? दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, हमने फर्स्ट पार्ट खत्म कर लिया। अब आप सोचोगे कि कौन सा फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पे, तो ये तो बहुत इजी था, फर्स्ट फॉर्मूले से ही काम हो जाएगा। तो आप लिखोगे वी नो दैट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ WKT, वी नो दैट। अब आप फॉर्मूला लिखोगे, आपको R निकालना है, तो आप R को ऐसे लिख सकते हो, R इज इक्वल टू 2F। होता है? बिल्कुल होता है। तो आप क्या करो, जिसकी वैल्यू पता है उसकी रख दो। F माने प्लस 15 सेंटीमीटर। अब 2 को जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 15 2 ज़ा 30। ये तो कुछ ज़्यादा काम की चीज़ बनी नहीं, इतना तो हमें आता है। आप अगर प्लस 30 लिखो तो इट इज़ फार बेटर। प्लस नहीं लगाते हो तो मार्क्स नहीं कटने वाले। तो ये हमारा आंसर आ गया। वेरी बेसिक न्यूमेरिकल। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर आपने जो इतनी मेहनत करके इतनी बात करी आपने कि साइन लगाना ज़रूरी है, अगर कोई बच्चा नहीं भी लगाता तो आंसर में कौन सा फ़र्क पड़ रहा था? शायद आपके माइंड में क्वेश्चन आए, और नहीं आया तो मैंने आपके लिए क्रिएट कर दिया। तो अब आप आंसर सुनो कि आपकी बात सही है, पर तब जब कन्वेक्स मिरर है और ये वाला न्यूमेरिकल है। अगर इसी न्यूमेरिकल के अंदर मैं कन्वेक्स मिरर की जगह कनकेव मिरर कर देता हूँ, देखो इसी न्यूमेरिकल के अंदर अपन चेंज करने जा रहे हैं। सपोज ये कन्वेक्स मिरर नहीं है, ये कौन सा मिरर है? दूसरा एक ही बचा, कनकेव मिरर है। अब आपको मैंने याद रखाया था कि फोकल लेंथ का साइन कन्वेक्स के लिए प्लस, जितनी बारी हो सके उतनी बारी बोलो। कन्वेक्स के लिए प्लस, कनकेव के लिए माइनस। कन्वेक्स के लिए प्लस, कनकेव के लिए माइनस। अब आप देखो, आपको यहाँ पे साइन माइनस लगाना पड़ता। ये माइनस की जानकारी कहाँ से मिली? सिर्फ और सिर्फ साइन कन्वेंशन से। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता। फॉर्मूले में जब आप वैल्यू रखोगे ना, तब आप यहाँ पे माइनस लिखोगे, और 15 2 ज़ा 30, बट माइनस 15 2 ज़ा माइनस 30। मल्टीप्लाई है, अब इसमें ये गलती मत कर देना जल्दबाजी में कि 2 माइनस 15 करके माइनस 13 आंसर लिखो। क्लियर? तो ये आंसर आ गया माइनस 30 सेंटीमीटर। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर अगर कोई साइन का बच्चा ध्यान ना दे, है ना, कोई बच्चा साइन का ध्यान ना दे पाए तो उसका आंसर सेम आएगा, उसके मार्क्स सेम आएंगे। नहीं आएंगे, क्योंकि आंसर आना चाहिए माइनस 30 और वो निकाल के आ जाएगा प्लस 30। क्लियर? पता चला आपको? क्लियर? और इससे ये भी बात सीखो कि अगर आपको फोकल लेंथ पहले से माइनस दे रखी है तो आप पता कर सकते हो कि आपका मिरर जो है वो कॉनकेव है। प्लस दे रखी है तो कॉन्वेक्स है। क्लियर? धीरे धीरे और कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते जाएंगे, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अब अपने आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन से कुछ हटके क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब अपने न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं तो 2-4 न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, शायद थोड़ी लेंथ बढ़ जाए बट आपको क्लैरिटी आ जाएगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूं आपके लिए, लिखा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर
ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। जैसे जैसे पढ़ते रहो वैसे वैसे आपको जो चीजें पता चलती रहे ना वैसे लिखते रहा करो। ऐसे करता हूं, पहले एक बार पूरा पढ़ता हूं फिर धीरे धीरे पढ़ के लिखता रहता हूं। क्लियर? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट 30 सेंटीमीटर एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर। मैंने पूरा पढ़ा, लिखा नहीं बस। तो मैंने पहले तो क्या देखा कि द गिवन मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर, फाइन। अब आपको और क्या दे रखा है, आपको कहा है फाइंड द फोकल लेंथ, मतलब स्मॉल f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पे, मतलब ऑब्जेक्ट मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किससे दिखाते हैं, u से। 6 ही सिंबल हैं, 6 ही सिंबल्स आपको पता है। u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v इमेज का डिस्टेंस, f फोकल लेंथ, r रेडियस, h ऑब्जेक्ट की हाइट, h डैश इमेज की हाइट। क्लियर? तो u इज इक्वल टू कितना दिया था, 30 सेंटीमीटर। देखो मैं फिर वापस थोड़ी सी जगह छोड़ के लिख रहा हूं ताकि मैं जब साइन लगाऊंगा तो इजीली लगा पाऊं। और मुझे दिया इमेज का डिस्टेंस यानी कि v, और वो कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने इसको क्या डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दूं मैं? मेरा ये जो फर्स्ट फेज था गिवन क्वांटिटीज का वो पूरा हो गया? नहीं हुआ। आई विल हैव टू वेट, मुझे वेट करना पड़ेगा किसके लिए, साइन लगाने के लिए। देखो u के लिए आपको बताया था, u के लिए सोचना ही नहीं, आंख बंद करके सीधा माइनस, u माइनस h प्लस, फिक्स है। अब v का साइन प्लस होता है या माइनस होता है? कन्वेक्स के लिए अगर आप सोचो तो कन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा v प्लस ही होता है। आपको मैंने ये भी याद कराया था, कन्वेक्स के अंदर सिर्फ u ही माइनस होता है, बाकी सब प्लस होता है। और आपको कहा था मैंने कि याद रखने की भी जरूरत नहीं है। अब बस ये जो तरीका है ना कि राइट इज पॉजिटिव, लेफ्ट इज नेगेटिव, अप इज पॉजिटिव एंड डाउन इज नेगेटिव, ये आप ध्यान रख लो, आपको पता है कन्वेक्स के अंदर इमेज कहाँ बनती है, ऑलवेज राइट, तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस आएगा। अगर ये कनकेव मिरर होता, लिसन टू मी केयरफुली, अगर ये कनकेव मिरर होता तब अपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ऐसे क्लियरली नहीं कह सकते कि ये प्लस ही है, हमें पता करना पड़ता। फिर यहाँ पे 2 केस बनते कि ये प्लस भी हो सकती है, ये माइनस भी हो सकती है, हमारा काम बढ़ जाता। क्या अब हमने फर्स्ट फेज अटेंड कर लिया? बिल्कुल जी, अब अटेंड कर लिया। अब अपने सेकंड फेज में जाने के लिए तैयार हैं। ऐसा करते हैं, सेकंड फेज इससे लिख लेते हैं कुछ डिफरेंट कलर से। अगेन हम लिखेंगे वी नो दैट। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? बहुत ईजी है पता करना, ये वाला लगेगा, वो फॉर्मूला लगेगा बाय मिरर फॉर्मूला। तो आप लिखोगे बाय मिरर फॉर्मूला। आई गेस ये वाला मार्कर थोड़ा लाइट है तो आई मस्ट चेंज इट। बाय मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्लियर? यही होता है। अब इसमें से आपको क्या करना है, 1/f निकालना है, यानी कि f निकालना है, तो इन दोनों की वैल्यू रख दो। ये बचा 1/10 सेंटीमीटर प्लस 1/-30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/f। अब बस मैथ्स रहेगी इसके अंदर, अब फिजिक्स का काम खत्म, मैथ्स रहेगी। अब इसको आप करोगे तो इसको एक बारी 1/10 लिख देते हैं। ये क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस, तो -1/30 इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, सेंटीमीटर लगा दो भाई। और ये क्या बना, 10 और 30 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास पता है आपको कि 30 ही आएगा, लगा देते हैं। जब इससे आप डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, इससे आप डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। 1 1 ज़ा 1। एलसीएम लेना आपको आता है, वो थोड़ी सीख रहे हैं अपन। 3 में से 1 गया तो 2 ऊपर 2 नीचे 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/f। आंसर आ गया? नहीं, यहाँ तक नहीं छोड़ के आना, आपको f निकालना था ना, तो ये तो 1/f आया। तो ये f जब निकलेगा तो f विल बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर अपॉन 2, और 30 का हाफ आपको पता है कितना होता है, 15 सेंटीमीटर। देखो इसका कोई भी साइन नहीं है, और आपको पता है जहाँ कोई भी साइन नहीं है वहाँ पे कौन सा होता है, पॉजिटिव। तो अगर आप प्लस लिख करके आओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपका आंसर दिखने में। देखो, और क्लियरली आपको पता भी चल गया फोकल लेंथ कन्वेक्स में प्लस होती है। तो आपको एक छोटा सा चेक भी मिल गया, आपकी खुद की चेकिंग होगी कि आपने आंसर निकाला कन्वेक्स के लिए तो वो प्लस ही आना चाहिए था, और वो प्लस ही आ रहा है, एंड इट इज आवर राइट आंसर। क्लियर? सो कन्वेक्स मिरर के लिए हमने एक आधा क्वेश्चन यहाँ पे करके देख लिया, बाकी आप कुछ अपनी एनसीईआरटी से भी करके देख सकते हो। ठीक है, सो बहुत ही आसान है, बस आपको जो ये इनिशियल एग्जांपल्स है ना, इनिशियल एग्जांपल्स के अंदर आपको गलती नहीं करनी,
बिल्कुल भी गलती नहीं करनी आपको। और दो चीज़ें, गलती भी नहीं करनी, जल्दी भी नहीं करनी। ऐसा नहीं सोचना कि मैं बहुत जल्दी कुछ सीख लूँगा, नहीं, टाइम लगेगा, थिंग्स विल टेक टाइम। बट हाँ, फिर अगर आपने यहाँ पे इनिशियल में टाइम दे दिया, फिर आप बहुत अच्छे अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल कर पाओगे। और अभी आप जब 10th लेवल में हो चुके हो तो आपका कंपटीशन लेवल बढ़ जाएगा। आप 10th के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को फाइट कर सकते हैं ना। 10th बोर्ड तो आपको देना ही है, उसके अलावा भी बहुत सारे NTSC के लिए कुछ बच्चे तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे ओलंपियाड्स के बीच में तैयारी करते हैं, एंड सो मैनी कुछ। अगर 11th बेसिस पे और भी बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं उनकी तैयारी करते हैं, है ना। तो उन सब के अंदर इससे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन आएंगे, जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये, या इनसे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन आएंगे, बट उनका बेस यही है। अगर आपका बेस खराब हो गया तब आप ये भी नहीं कर पाओगे और वो भी नहीं कर पाओगे। क्लियर? सो मेरा बताने का सिर्फ यही पर्पज़ है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे टाइम लग रहा है, देन इट इज़ फाइन, सबको लगता है। सो थिंग्स विल टेक टाइम, आप टाइम दें, टेंशन ना लें। एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं, ठीक है। अब कनकेव वाला उठा करके देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन आ रहा है अभी कनकेव का सामने, क्या कहता है ये, थोड़ा बड़ा सारा क्वेश्चन है, मैं बोलता हूँ इसको एक बार कंप्लीट, फिर बोलते बोलते इसको लिखता हूँ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर। अब मेरे बोलते हुए आप लिख करके देखो, ट्राई करके देखो कि भाई आप इसमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन डिकोड करते हो, फिर जब मैं करूँगा तो क्या सेम होती है अपनी चीज़ें। ये आप ट्राई करो कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर इज केप्ट एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप, लाइन खत्म होगी। फॉर ऑब्टेनिंग अ क्लियर इमेज एट व्हाट डिस्टेंस शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड, व्हाट विल बी द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। मैंने वन शॉट में पढ़ दिया इसको, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा अलग है, देखते हैं। एक चीज़ जो आपको पता लग गई होगी वो है कि हमें कनकेव मिरर के लिए बातें दी गई हैं। तो गिवन ब्रैकेट में आप लिख दो कनकेव मिरर, जो भी बातें कर रहे हैं दैट इज सराउंडेड बाय दिस। ओके, फिर हमें कहा एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज। अब ऑब्जेक्ट का साइज दे दिया, क्या ये यू होगा? नहीं, ये गलती नहीं कर देनी आपने, ये एच होगा। ऑब्जेक्ट का साइज माने कि एच। तो कितना दिया आपको? 4 सेंटीमीटर। कुछ जगह छोड़ करके लिख रहे हैं अपने, ध्यान है आपको किस लिए छोड़ी है जगह। इज केप्ट एट 25 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट जो इतने साइज का है उसे 25 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। इट मीन्स ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक ऐसा कनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। लो जी, कह रहा है कि फॉर ऑब्टेनिंग अ क्लियर इमेज एट व्हाट डिस्टेंस शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड। अब ये स्क्रीन वाला क्या चक्कर आ गया? ये देखो, कहने का तरीका है, आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि इमेज कहां बनेगी, या आपसे इस तरह से कह दिया जाए कि स्क्रीन कहां रखें। स्क्रीन कहां रखें, लाइक आपने सिनेमा हॉल देखा हुआ है, तो सिनेमा हॉल के अंदर क्या होता है? एक स्क्रीन होती है सामने ना, वो स्क्रीन क्या काम आती है आप बता दो। वो स्क्रीन जो एक प्रोजेक्टर रूम होता है ऊपर की तरफ, वहाँ से जो रेज आती हैं उनकी इमेज बनाने के काम आती है। तो स्क्रीन वहाँ रखी जाती है जहाँ पे इमेज बने, और वहाँ पे वो रियल इमेज बन रही होती है, सचमुच दिखती है ना आपको वो। क्लियर? सो इट मीन्स आपसे क्या पूछा था कि स्क्रीन को कहाँ रखें। इट मीन्स आपसे सीधा सीधा नहीं कहा, घुमा फिरा के कहा, बट पूछा क्या है? इमेज का डिस्टेंस। व्हाट विल बी द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। नेक्स्ट पूछ लिया नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, और फिर पूछ लिया साइज ऑफ इमेज। अच्छा, साइज ऑफ इमेज को मैं साइज क्यों लिख रहा हूं? साइज आपको पता है ना, इमेज के साइज को आप एच डैश कहते हो या फिर आप एच आई भी कह सकते हो, बट मैं कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता तो एच डैश एक ही सिंबल का यूज कर रहा हूं मैं। अब आप मुझे बताओ कि क्या हमारा फर्स्ट स्टेप इंफॉर्मेशन डीकोड करने वाला पूरा हो गया? नहीं हुआ। अगर ये कोई और तरह का न्यूमेरिकल होता तो हो चुका होता, बट अभी यहां पे क्या बाकी है? साइन कन्वेंशन। आपको साइन लगाने पड़ेंगे। देखो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। आपको मैंने बताया था यू के अंदर हमेशा नेगेटिव, लो जी, एच के अंदर हमेशा पॉजिटिव, ठीक है, एच के अंदर हमेशा पॉजिटिव, यू के अंदर हमेशा नेगेटिव। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आपको याद है कन्वेक्स में प्लस, इट मीन्स कनकेव में माइनस, यहां माइनस आएगी।
लो जी माइनस आ गई। क्या अब आपका देखो क्वेश्चन मार्क के साथ तो आप लगा नहीं सकते, इसका जो साइन है ये अपने आप ही डिसाइड होगा। क्या अब आपका काम पूरा हो गया? यस। अब आपका फर्स्ट स्टेप डन हो गया, आपको फर्स्ट स्टेप करने की जरूरत नहीं, देखने की जरूरत नहीं, आपका फर्स्ट स्टेप हैज बीन डन, कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब अगर आप आगे चलते हो, देखते हैं हम। अब आप बताओ कि आपको पहले v भी निकालना है और h डैश भी निकालना है। पहले v पे चलते हैं। आप v कैसे निकाल सकते हो? इन तीन इंफॉर्मेशन को देखो, क्या आपको ये नहीं लग रहा कि वो फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल लग जाएगा। तो अपने दिखते हैं बाय मिरर फॉर्मूला। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो यहाँ पे और खुद कर ट्राई करके देखो, और अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता तो फिर यहाँ से सोल्यूशन देखना। बाय मिरर फॉर्मूला, आपको पता है कि मिरर फॉर्मूला होता क्या है? इट इज वुफ 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है? v निकालना है। तो आई विल सजेस्ट कि आप पहले v का फॉर्मूला बना लो। कैसे बनाओगे? इस एक्स्ट्रा सामान को इधर भेज दो। ये क्या बना? 1/f तो पहले से पड़ा था, ये प्लस है उधर जाके हो जाएगा माइनस, 1/u था 1/u ही रहेगा। क्लियर? और अब आप क्या करो, इसके अंदर वैल्यू डाल दो। किसकी वैल्यू डालोगे? जिसकी पता है, जिसकी नहीं पता उसकी कैसे डालोगे? 1/v इज इक्वल टू 1/-15, ओके, सेंटीमीटर, ओके, माइनस u माने कि -25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू, ये माइनस ऊपर आएगा, -1/15। ठीक है, आप एक बारी सेंटीमीटर लिखने के बाद में छोड़ सकते हो, लास्ट स्टेप में जरूर लिख देना। और ये माइनस माइनस प्लस 1/25, ये हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/v, अब इनका एलसीएम आएगा 75। ओके, और जब आप इसको 15 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 15 5 75, माइनस है तो माइनस का 5, और 25 3 75, है ना? तो प्लस है तो प्लस, और 25 3 तो 3 आ गया। क्लियर? आप लिखना चाहो तो यहाँ सेंटीमीटर लिख सकते हो। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब आप इसको सोल्व कर लो, बस ये बचा 1/v, ये बचा यहाँ पे आ गया माइनस का 2, नीचे आया 75, नीचे आया सेंटीमीटर, तो ये आ गया v इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल ले लिया अपन ने, तो बनेगा 75/2 माइनस का और साथ में सेंटीमीटर। इसको अगर आप डिवाइड करके लिखो तो डिवाइड करके भी लिख सकते हो, इस तरह से लिखो तो इस तरह से भी लिख सकते हो। बाकी आई विल सजेस्ट कि आप डिवाइड करके लिख दो। क्या आएगा? 2 3 6 और 2 7 14.5 माइनस 37.5 सेंटीमीटर। लो जी, आ गया। नो इशू इन दैट, हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया। फिर आपसे पूछा गया नेचर ऑफ इमेज, ये आप कैसे बता सकते हो? ये आप इसी को देख करके जज कर सकते हो कि आपकी इमेज का नेचर कैसा है। आप देखो, इसका साइन, इमेज के डिस्टेंस का साइन नेगेटिव है। इट मीन्स ये कहाँ बन रही है? लेफ्ट साइड में। राइट साइड पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होती है। और लेफ्ट साइड में बनने वाली, अभी अभी अपने ने डिफरेंस किया था रियल वर्सेस वर्चुअल, लेफ्ट साइड में बनने वाली इमेजेस रियल होती हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे, बस एक लाइन में ये भी हमारा आंसर आ जाएगा कि सिंस साइन ऑफ v इज नेगेटिव, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे लाइन एक छोटी सी और बोल रहा हूँ कि सिंस साइन ऑफ v इज नेगेटिव, हेंस इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? इतना लिखना आपको, आपका ये वाला पार्ट भी खत्म। अब आपको h डैश निकालना है। अब आप h डैश कैसे निकाल सकते हो? देखो, इस फॉर्मूला से, पर आपको इस फॉर्मूले को इस तरह से यूज़ करना है, जो मैंने बॉक्स बनाया इस तरह से यूज़ करना है। मैं यहाँ पे इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसको। क्लियर? यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। हम लिखेंगे वी नो दैट m इज इक्वल टू h डैश ओवर h विच इज इक्वल टू माइनस v ओवर u। तो आपको यूज़ इतना इतना ही करना है, ध्यान देगा आपको। इट मीन्स आपको h डैश निकालना है ना, तो निकाल लो। क्या आपको h पता है? पता है। v पता है? पता है। u पता है? पता है, बिल्कुल पता है। तो आप h डैश को पढ़ा रहने दो, h की वैल्यू लिख दो, क्या है? +4 सेंटीमीटर। वेरी नाइस। माइनस ये फॉर्मूले का माइनस है, और v की वैल्यू में खुद में माइनस है। कितना है? -75/2। अब ये पॉइंट वाली वैल्यू मत लिखो, आप ये सही वाली वैल्यू लिख दो, साफ सुथरी सी। ठीक है, और u जो है वो कितना है? -25 सेंटीमीटर। लो, अब होगा क्या? अब होगा ये कि एक तो ये माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा। या ऐसा करें कि इस माइनस से इस माइनस को काट दो, ऊपर माइनस नीचे माइनस कट गया और एक माइनस बच गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एच डैश के अपॉन में पड़ा है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर छोड़ दो, काटना मत, ये अपॉन वाला 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर बचा -75, नीचे बचा 25 इंटू 2, ठीक है। अब इधर भी अपने को जगह खाली करनी पड़ेगी, कर लेते हैं। और इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी, अब इसको डिवाइड कर सकते हो ना, 25 3 ज़ा 75, है ना। तो ये आया एच डैश इज इक्वल टू, इसको थोड़ा साफ सुथरा लिखूँ तो -3/2, -3/2, और ये 4 सेंटीमीटर उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाय 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, माइनस का 6 सेंटीमीटर। लो जी, आंसर आ गया। आप यहां से भी नेचर बता सकते थे। हाइट का आंसर नेगेटिव आ रहा है, हाइट नेगेटिव मतलब कि ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनी है वो उल्टी बनी है, उल्टी मतलब इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर। तो ये सबसे बड़ा न्यूमेरिकल हो सकता है सिंपलेस्ट लेवल पे, जिसमें आपसे 3 चीजें पूछे और आपको 2 चीजें तो न्यूमेरिकली बतानी है, एक ये और एक कुछ टाइम पहले यहाँ लिखी हुई थी, और एक चीज इसके साइन के बिहाफ पे बतानी है। क्लियर। सो हम अपनी डिस्कशन को एंड करें उससे पहले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमने डिस्कस करनी है, मैग्निफिकेशन से रिलेटेड। कुछ एक न्यूमेरिकल्स आपको मैंने यहाँ पे करा दिए, कुछ एक न्यूमेरिकल्स और आप डिस्कस कर सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक और इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अगर आप देखो तो क्या था, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। क्लियर। अब इसमें से मैं आपको कुछ चीज़ बता दूँ, इस मैग्निफिकेशन का आंसर देख करके आप बहुत सारी चीज़ें जज कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये कि मैग्निफिकेशन का आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो भी हमें कुछ पता चल जाएगा, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो भी कुछ और पता चल जाएगा। और वो क्या पता लगने वाला है, लिसन टू मी, लिसन टू मी। अगर, और मुझे सुन रहे हो कि अगर वीडियो ऑन है आपकी, तो आपको मैंने ये बताया था कि हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, याद है आपको। इसमें कोई शक नहीं है कि इसका साइन जो आएगा दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसका साइन देखना पड़ेगा, अगर इसका साइन पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव 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 ही रहेगा और इसका साइन पॉजिटिव आ जाएगा। इट मीन्स अगर मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव करना है या रखना है तो वो तभी हो सकता है इफ एच डैश का साइन पॉजिटिव हो। ध्यान से सुनना, वो तभी हो सकता है जब एच डैश का साइन पॉजिटिव हो, और एच डैश का साइन पॉजिटिव होना इसका मतलब क्या होता है, एच डैश का साइन पॉजिटिव होना मतलब कि हाइट पॉजिटिव एक्सिस में होना इमेज की। इट मीन्स इमेज का वर्चुअल एंड इरेक्ट होना, वर्चुअल एंड इरेक्ट होना। तो इसका मतलब इमेज का नेचर आपको पता चल जाएगा कि इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। क्लियर। मैंने आपको कहा है कि चीज़ें टाइम लेंगी, आप आराम से सभी चीज़ों को छोड़ करके रिलैक्स करके एक अच्छी स्माइल फेस पे रख के सुने, पर कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए आपका। अब देखो, अगर इसका साइन नेगेटिव हुआ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का तो कोई रोल होता ही नहीं, इसका साइन माइनस है तो यहाँ माइनस दिखेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस दिखेगा, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। अगर मैग्निफिकेशन का आंसर माइनस आ रहा है, इसका मतलब पक्का एच डैश माइनस में होगा, यानी कि इमेज की हाइट नेगेटिव होगी, नीचे की तरफ होगी। इट मीन्स इट इज द केस ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड। तो समझे आप, जब भी मैग्निफिकेशन अगर आपको दिखता है कहीं पे मैग्निफिकेशन आ रखा है +3 और एक जगह मैग्निफिकेशन आ रखा है -3, प्लस मतलब ये वर्चुअल और इरेक्ट वाला केस है, माइनस मतलब ये रियल और इन्वर्टेड वाला केस है। बस इतनी सी बात आपको सीखनी है। क्लियर। अब एक और चीज़ जो सीखनी है आपको इसी मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से। हमने क्या देखा था कि ये डिस्कशन हमारी एंड हो चुकी है। हमने ये देखा था कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, बड़ी भी, छोटी भी, बराबर भी हो सकती है। इट मीन्स एच डैश जो है, एच डैश एच के इक्वल भी हो सकता है, एच डैश एच से बड़ा भी हो सकता है, और एच डैश एच से छोटा भी हो सकता है। क्लियर। अगर एच डैश एच के बराबर होगा तो एच डैश अपॉन एच, इसको अगर मैं इधर ले आऊँ तो ये क्या बन जाएगा 1, ये क्या बन जाएगा 1। अगर इसको मैं इसके नीचे लेकर आऊँ तो ये बनेगा एच डैश अपॉन एच ग्रेटर देन 1। इसको मैं इसके नीचे लेकर के आऊँ तो ये बनेगा एच डैश अपॉन एच लेस देन 1। और आपको पता है ना कि एच डैश अपॉन एच, एच डैश अपॉन एच इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब होता है मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1, मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1, मैग्नीफिकेशन लेस देन 1। क्या मतलब बताना चाह रहा हूँ आपको मैं, क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैग्नीफिकेशन का आंसर आपको 1 मिले तो इसका सीधा मतलब है कि दोनों हाइट्स बराबर हैं। अगर मैग्नीफिकेशन का आंसर 1 से बड़ा मिले, इट मीन्स इमेज जो है उसका साइज बढ़ चुका है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन। अगर मैग्नीफिकेशन का साइज, अगर उसकी वैल्यू, अगर मैग्नीफिकेशन वैल्यू 1 से छोटी मिले, इट मीन्स, देखो सिंपल सी बात है ना, अगर 1 से छोटी है इट मीन्स क्या होगा, इमेज छोटी होगी कि आपने बहुत बड़ा इंसान लिया था और उसकी इमेज कैसे मिल रही है, बहुत छोटी मिल रही है। क्लियर? सो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आपके साथ कुछ एक बातें करता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या बात की अपन ने। जो थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट हो गया, शायद थोड़ा बोरिंग लग रहा हो। अब देखो कुछ एक एग्जांपल लेकर इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। लाइक आपके पास एक आंसर है +4.0 मैग्नीफिकेशन का, एक आंसर है -1.7, एक आंसर है मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -0.4, एक आंसर है मैग्नीफिकेशन का +0.9। देखो जो भी ये आंसर होगा, इससे आप बहुत सारी चीज़ें पकड़ सकते हो। लाइक दिस इज +4.0, मैंने डबल राइट कर दिया, शायद ये लाइट कलर आपको लाइम कलर है दिख ना रहा हो। तो +4.0, हमेशा आपको दो बातें पता चलेंगी। पहली बात तो प्लस है, प्लस मैंने वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और दूसरी बात क्या पता चलेगी, इस नंबर को देख करके, ये नंबर 4 है, 4 मतलब एक से बड़ा है छोटा है, बड़ा है तो इट मीन्स कैसी इमेज बनेगी, इमेज विल बी एनलार्ज्ड, या आप कहो मैग्नीफाइड, विच एवर वर्ड सूट्स यू, वो आप वर्ड यूज करो, एनलार्ज्ड कहो या आप मैग्नीफाइड कहो। ठीक है, अब जल्दी से इसकी बात करते हैं। दिस इज -1.7, -1.7 इट मीन्स ये क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, और 1.7 इट मीन्स ये भी एनलार्ज्ड है। ये है -0.4, -0.4 इट मीन्स, माइनस का मतलब रियल इन्वर्टेड, और 1 से छोटा होता है 0.4, इट मीन्स ये कैसे बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। ये लिखा हुआ है +0.9, प्लस का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, और 0.9 का मतलब डिमिनिश्ड। क्लियर हुई बात? हमेशा आपको मैग्नीफिकेशन के आंसर से दो बातें पता लग जाएंगी, एक ऑब्जेक्ट का साइज कैसा है, सॉरी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में कैसा है, और दूसरा आपकी इमेज रियल है या वर्चुअल है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। तो तीन चीजें पता लगती हैं आपको, तीन चीजें पता लगती हैं, उसका रियल इन्वर्टेड होना, रियल या वर्चुअल होना, इरेक्ट या इन्वर्टेड होना, एंड लार्ज या डिमिनिश्ड या सेम साइज का होना। क्लियर? सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। हमने यहाँ पे रिफ्लेक्शन का पार्ट कर लिया, मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर कर लिया है, बाकी आप और शार्प होते जाओगे एज यू प्रोग्रेस इन दिस चैप्टर। और रिफ्लेक्शन वाले पार्ट के अंदर और आपको प्रोग्रेस करना है तो आप इसके अंदर कम से कम अपनी एनसीईआरटी या टेक्स्ट बुक जो भी है आपकी, उस टेक्स्ट बुक से आप इसको रिवाइज करो, उसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लो। जिन भी क्वेश्चन में रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है वो सारे क्वेश्चन अब आपका होमवर्क है। So see you in the next session. Till then, goodbye. Take care.